शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। मेरे दो छोटे भाई थे, लेकिन वालिदैन उनसे ज्यादा मुझसे प्यार करते थे। वो मुझे हर सूरत तालीम से आरास्ता करना चाहते थे। बाबा जान तालीम के मामले में रोशन ख्याल वाक़े हुए थे। कहते थे कि महरीन को बहुत पढ़ाऊंगा ताकि मेरी बेटी जमाने का मुकाबला कर सके, लेकिन मैं शुरू दिन से पढ़ाई से जी चराती थी। तालीम को एक मशगला समझती और स्कूल महज सहेलियों के साथ वक्त गुजारने जाती थी। मेरी तालीमी हालत काबिल रहम थी, लेकिन उस्तानियां मेरे वालिद का लिहाज करते हुए मुझे कुछ नहीं कहती थीं। बड़ी मुश्किल से मैंने मैट्रिक किया। बाबा जान कॉलेज में दाखिला दिलवाना चाहते थे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। खुश थी कि अब पढ़ाई से जान छूटी। सुबह सवेरे बेदार होने से जो उलझन होती थी ना रही। अब अपनी मर्जी से उठती, अपनी मर्जी से सोती। भाई स्कूल चले जाते तो घर अकेले रहने से बोरियत होती। जी चाहता किसी से बातें करूं, कोई हमारे घर आए और मैं किसी के घर जाऊं, लेकिन वालिदा किसी के घर जाने नहीं देती थी। हम एक आम से मोहल्ले में रहते थे। सामने चौधरी दीन मोहम्मद का मकान था। मकान किया था एक बहुत बड़ा आरास्ता व पैरास्ता बंगला था। ये जमींदार थे। देहात में भी शानदार हवेली थी। वो कभी देहात में रहते और कभी शहर में। उनके बच्चों को शहर में रहना पसंद था, सो उन लोगों का आना जाना लगा रहता था। हमारे मकान की छत पर एक कमरा था जिसकी खिड़की उनके घर की बालाई मंजिल पर बने हुए इस कमरे के ऐन सामने खुलती थी, जिसमें चौधरी साहिब का जवां साल बेटा महर हयात रहता था। वो अपने कमरे की खिड़की के ऐन सामने मेज कुर्सी रखे पढ़ता रहता था। जब मैं चौबारे से झांकती, इसकी नजरें मेरी जानिब उठ जाती। मैं इसको देखकर बुरा सा मुंह बना लेती। हालांकि वो खूबसूरत था, मगर मैं खुद को जाने क्या समझती थी। मुझे अपनी सूरत पर नाज था कि मैं भी तो खूबसूरत थी। उनकी मुलाजमा का नाम शादो था। एक रोज वो हमारे घर आई तो मैंने इससे कहा कि अपने छोटे साहिब से कहो कि वो अपनी मेज कुर्सी खिड़की के सामने से हटा ले। जब भी मैं खिड़की से बाहर देखती हूं सामने बैठा, मुझे बुरा लगता है। अगले रोज शादो आई, कहने लगी, बीबी साहिब ने कहा है कि मैं अपने घर में जहां बैठूं और जहां मर्जी कुर्सी डालो। अगर इस लड़की को इतनी तकलीफ है तो मत देखा करे खिड़की से। लड़कियों का ताक झांक करना कोई अच्छी बात नहीं। इस जवाब से गोया मेरे तन बदन में आग लग गई। कलम कागज उठाया और उसे मगरूर बदलिहाज पड़ोसी और जाने किया कुछ लिखकर पर्चा शादो के हाथ में पकड़ा कर कहा कि उसे दे दो। मुझे उम्मीद है कि अगर शर्म वाला हुआ तो अपनी खिड़की बंद रखेगा। वो वाकई शर्म वाला निकला। उसने अपनी खिड़की बंद कर ली जो उसकी टेबल के सामने थी। एक दो दिन तो मुझे अपनी फतह का एहसास हुआ, लेकिन इसके बाद जिंदगी कुछ बेरंग महसूस होने लगी। अब खिड़की से झांकने में मजा नहीं आता था। मैं उदास रहने लगी। ताक झांक में भी दिल ना लगा। अब यकीन हो गया कि मैं दरअसल इसी की खातिर चौबारे पर आती थी। इस बार शादो आई तो मैंने एक माजरतनामा लिखा कि अब तो वाकई बहुत अच्छे और लिहाज वाले पड़ोसी हैं। गलती मेरी ही है। अब का घर है, अब का जहां जी चाहे बैठे। बेशक खिड़की खोलकर पढ़िए। अब की खिड़की मुसलसल बंद देखकर मेरा दम घुटने लगा। जब किसी लड़के को पता चल जाए कि कोई लड़की उसकी खातिर चौबारे पर आके झांकती है तो वो कब आराम से रह सकता है। सो अगले ही रोज महर हयात ने खिड़की खोल दी। इसकी खिड़की खिली देखकर मेरी रूह को सुकून सा आ गया। इसके बाद उनके घर की मुलाजमा हमारे घर कभी कुछ लेकर आने लगी। मेरी सीधी सादी माँ को क्या खबर कि अचानक चौधरी साहिब के घर वाले क्यों हम पर मेहरबान हो गए हैं। वो यही समझती थीं कि बड़ा घराना है, लिहाजा हमसाये का हक अदा करने के लिए कभी पुलाव की ट्रे और कभी हलवे की डिश आ जाती है। जवाब में अम्मा भी कुछ न कुछ भिजवा देती, लेकिन शादो जानती थी कि ये इनाद चौधरी साहिब के घर से कौन करता है। वो जब पकवान का बर्तन अम्मा को देती, मेरी माँ बर्तन खाली करने बावर्ची खाने चली जाती, तभी वो मुझको मुट्ठी में पर्चा पकड़ा देती। अम्मा को मालूम था कि चौधरी साहिब के घर की ख्वातीन महल्ले में कहीं नहीं जाती, लिहाजा वो भी उनके घर नहीं जाती थी। अक्सर महर हयात के घर वाले गांव चले जाते, सिर्फ हयात घर पर रह जाता क्योंकि वो कॉलेज में पढ़ रहा था। मैंने भी उन्हीं दिनों कॉलेज में दाखिला ले लिया। एक साल घर बैठने के बाद बोरियत इतनी हो गई कि ख्याल आया कॉलेज में दाखिला ले लूंगी तो घर से बाहर निकलने का कोई बहाना हाथ आ जाएगा। मैं किसी सूरत लोगों में जाना चाहती थी, इनसे बातचीत करना चाहती थी। ये तभी मुमकिन था जब कॉलेज के लिए घर से निकलती।
हयात को इल्म था कि मैंने पढ़ाई शुरू कर दी है, इसे मेरे कॉलेज का भी पता था। बस जो दास्तान खिड़की से शुरू हुई वो अब रेस्टोरेंट और पार्कों तक जा पहुंची। उन्हीं दिनों हयात के घर वाले गांव चले गए। उनके बड़े घर में उधेड़ उमर मुलाजमा शादो और एक नौकर के साथ वो अकेला रह रहा था। ये नौकर शादो का रिश्तेदार था। हयात का वालिद एक अमीर आदमी था, इसे रुपए पैसे की परवाह न थी। उसने कई बार मुझे कीमती तोहफे दिए जिनको मैं अम्मा से छुपा कर रखती थी। मेरे वालिदैन तो इस कदर सीधे थे कि वो मुझको हर हाल खुश देखना चाहते थे। कभी उन्होंने नहीं पूछा कि कॉलेज क्या करने जाती हो, पढ़ती भी हो या नहीं। उन्हें कोई इल्म न था कि उनकी लाडली किस डगर पर चल रही है। हयात का घर खाली रहता था, वो नौकर को किसी बहाने बाहर भेज देता, शादो खाना पकाती रहती और हम दोनों तन्हाई में घंटों बैठे बातें करते रहते। मैं इनके घर के अकबी दरवाजे से जाती थी, तभी किसी को इल्म नहीं हो सका कि मैं हयात से मुलाकात करती हूं। इंटरमीडिएट के बाद हयात ने पढ़ाई छोड़ दी। मैं भी कॉलेज कहाँ जाती थी, घर से निकलती तो अकब से हयात के घर चली जाती। घर इतना बड़ा था कि अचानक कोई आ जाता तो पता भी ना चलता कि कोई दूसरा मकान में मौजूद है। आखिर वालिदैन को सुनगिन हो गई। आम हालात में वो कब मेरी शादी हयात से करने पर राजी होते, लेकिन शादो ने मेरी माँ को समझाया और बाखबर कर दिया कि अब मजीद गफलत अब की बदनामी ही नहीं बर्बादी का बाइस होगी। शादो के बाखबर करने और हालात की संगीनी को देखते हुए अपनी इज्जत की खातिर उनको सब्र का घूंट भरना पड़ा। हयात के वालिदैन राजी न हुए, हमने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी की इत्तला चंद माह बाद चौधरी साहब और उनके घर वालों को हुई तो वहां सफ मातम बिछ गई। देहात वालों के अपने मुफादात होते हैं, लेकिन वो भी बेबस हो गए क्योंकि हयात ने दलेराना कदम उठा लिया था। वो लोग उस वक्त तक घर नहीं वापस न आए जब तक मैंने बेटी को जन्म नहीं दे लिया। जब इल्म हुआ कि मैं एक बेटी की मां बन गई हूं तो वो लोग आ गए और उन्होंने मुझे मेरी मां के घर भेज दिया और हयात पर दबाव डालने लगे कि वो मुझे तलाक दे दे, वरना इसको जायदाद से आग करके घर से निकाल दिया जाएगा। हयात की उम्र 22 साल थी। वो अभी कमाने के लायक भी नहीं था, वालिदैन के आगे नहीं ठहर सकता था। वो एक कम तालीम याफ्ता और अखराजात के मामले में मोहताज शख्स था। इसके पास रहने का ठिकाना भी नहीं था। वो बीवी और बेटी की कफालत नहीं कर सकता था। ये जो ऐश था वो इसके वालिदैन का मरहून मिन्नत था। इसके वालिद ने इस पर इतना दबाव डाला कि उसे मुझको तलाक देते ही बनी। मेरे वालिदैन भी मुझसे खफा थे, लेकिन वो मुझको दुख में भी नहीं देख सकते थे। आखिर वालिदैन के घर ने ही मुझे पनाह दी। चौधरी साहब बेटे को गांव ले गए और उसकी शादी अपनी भतीजी से कर दी और दोबारा वापस नहीं आए। मैं 3 साल वालिदैन के साथ रही, फिर वालिदैन ने एक अच्छा रिश्ता देखकर मेरी शादी आसिम से करा दी। वो एक सरकारी महकमे में मामूली ऑफिसर थे। अम्मा ने मेरी बच्ची को अपने पास रख लिया। मैं दूसरी शादी पर आमादा न थी, मगर माँ बाप के इसरार से मजबूर हो गई। आखिर जिंदगी तो गुजारनी थी, जिसके लिए एक जायज सहारा लाजमी था। आसिम अच्छे इंसान निकले। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मुझसे मोहब्बत करते थे। किसी किस्म की उन्होंने मुझे तकलीफ नहीं दी। मेरे पास जरूरत की हर चीज थी। जब भी बच्ची की याद सतानी, आसिम अम्मा के घर जाकर उसे ले आते। 2-4 दिन हमारे पास बमुश्किल रहती और वापस जाने की जिद शुरू कर देती तो आसिम इसे पहुंचाने जाते। यूं ही वक्त गुजरता रहा, यहां तक कि मैं आसिम के 2 बच्चों की मां बन गई। बच्चों की वजह से आसिम को भी दिल ने कबूल कर लिया। उनके घर को मैंने अपना घर तस्लीम कर लिया और यही घर अब मेरे लिए जन्नत का गहवारा बन गया। बेटी फरीहा की कमी जरूर महसूस होती, क्योंकि वो कभी अम्मा के पास और कभी मेरे पास होती थी। अब वो बड़ी हो गई थी, स्कूल जाती थी। इसे इल्म था कि आसिम इसका सौतेला बाप है। इस बात से वो कुछ मगमूम रहती थी, ताहम आसिम दिल के अच्छे थे। वो फरीहा और अपने बच्चों में फर्क महसूस नहीं करते थे। काफी अरसा तक मुझे हयात के बारे इल्म ना हो सका और ना ही वालिदैन ने कभी कुछ बताया। हयात ने तालीम मुकम्मल की और ऑफिसर लग गया। इत्तेफाक के इसका तबादला इसी जगह हुआ जहां हम रहते थे। एक दिन किसी ने इसे बताया कि तुम्हारी बच्ची फरीहा बड़ी हो गई है और फलां स्कूल में पढ़ती है। इसे बच्ची की मोहब्बत ने खींचा। अम्मा इसे लेने स्कूल गई हुई थी। अम्मा को उसने सलाम किया और बच्ची की खैरियत पूछने लगा तो उन्होंने अखलाकिन जवाब दिया कि ठीक है।
वो स्कूल में हयात को धुतकार नहीं सकती थीं कि उनकी नवासी का बाप था। हयात की हिम्मत बढ़ी, उसने बेटी को प्यार किया और कहा कि मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारा बाप हूं। कुदरती तौर पर बच्ची बाप की तरफ माइल होने लगी। इसके बाद हयात फरीहा को देखने अक्सर स्कूल जाने लगा। इस पर अम्मा ने कहा कि तुम बच्ची से स्कूल के गेट पर मत मिला करो। स्कूल के दीगर बच्चे मेरी नवासी से मुख्तलिफ किस्म के सवालात करेंगे। बेहतर है कि तुम उसको घर आकर मिल लिया करो। हयात को तो बहाना चाहिए था। वो हर 15 रोज बाद आध घंटा अम्मा के घर फरीहा के साथ गुजारने लगा। वो उसको अपने साथ बाहर ले जाना चाहता था, लेकिन अम्मा ने इसकी इजाजत ना दी। वालिद साहिब तो नवासी के रिश्ते से मजबूर थे, लेकिन मेरे भाइयों को इसका आना नागवार गुजरता था। मैं अपने खावंद के साथ इन दिनों लाहौर में रहती थी, इसलिए कुछ अरसे तक मुझे इस बात का इल्म ना हो सका। एक दिन जब फरीहा मेरे घर आई तो इसने बताया कि इसका वालिद इससे मुलाकात के लिए आता है। पहले तो मैंने सोचा कि मना करूं, फिर ख्याल आया कि हयात साहिब जायदाद है, दौलतमंद आदमी है, क्यों ना मैं बेटी को बाप से मिलने दूं। कम अज कम इस तरह मेरी बच्ची को अपने बाप से जायदाद का हिस्सा तो मिल सकेगा। मेरे दिल में यही लालच आ गया और मैं खामोश रही। एक दिन जब अम्मा के घर गई हुई थी, हयात भी फरीहा से मिलने आ गया। वो अपनी बेटी के लिए कपड़े और कुछ तोहफे लाया था। मेरे वालिदैन खामोश थे कि ये बच्ची का बाप है, बच्ची पर उसका और उस पर बच्ची का हक है। अगर हमने इसको अपने घर पर उसकी बेटी से मिलने को रोका तो ये कहीं इसे ले ही ना जाए। अम्मा के घर मेरा हयात से इत्तेफाकन सामना हो गया तो मैं इसे देखकर हैरान रह गई। वो पहले से ज्यादा स्मार्ट और खूबसूरत हो गया था। मुझे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं भी उदास हो गई। माजी की यादों ने हम दोनों को घेर लिया। मुद्दत बाद एक दूसरे को देखकर वो चिंगारी फिर से सुलग उठी जो बरसों पहले दब गई थी। अब इसने मुझसे अपनी बेटी के जरिए राब्ता कर लिया। पहले फोन किया, फिर मिलने को इसरार करने लगा। मैं अपने पुरसुकून हाल को भूलकर फिर से खोए हुए माजी की तलाश में सरगर्दा हो गई। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी, लेकिन इंसान तो है खता का पतला। गरज हमारी भूली हुई कहानी में फिर से जान पड़ गई। हम फिर से एक दूसरे के लिए बेताब रहने लगे। हालांकि मैं आसिम के 2 बच्चों की मां बन चुकी थी और वो भी अपनी खानदान में 2 बच्चों का बाप बन चुका था, लेकिन हम मोहब्बत की गुम हो चुकी राहों पर भटकने लगे। हमने फिर से सारे रिश्ते, सारे इखलाकी तकाजे और उसूल भुला दिए। मैं अपना जन्नत जैसा घर, सीधा सादा मोहब्बत करने वाला शौहर भूलकर फिर से हयात की दीवानगी में सीधी राह से भटक गई। मेरे वालिदैन को इल्म न था कि हम दोबारा मिलने लगे हैं। अब मैं अपनी मर्जी की मालिक बन चुकी थी। दिन रात अपने शौहर से लड़ती, बात बात पर उलझती, आसिम जो काम कहते उलट करती। वो हैरान थे कि मुझे क्या हो गया है। वो जितना मुझे मनाते, मैं इतना उनसे उलझती, उनको सताती। आए दिन लड़ झगड़ कर मां के घर चली जाती। यहां आकर हयात को सबसे चोरी छुपे फोन करती और मिलने चली जाती। अब हम फिर से एक होने के मंसूबे बनाने लगे। आसिम के तो वहम व गुमान में नहीं था कि मैं ऐसा कर सकती हूं। वो सोच भी ना सकते थे कि मैं दोबारा अपने साबिक शौहर की मोहब्बत में मुब्तला हो जाऊंगी कि जिसने मुझे तलाक दे दी थी, और अपना हंसता बसता घर उजाड़ दूंगी। इन दिनों मुझ पर जुनून सवार हो गया था। लगता था कि मैंने कभी अपने साबिक शौहर की मोहब्बत को भुलाया ही नहीं था। वो मोहब्बत जिसको जमाने ने जबरदस्ती छीन लिया था, कुछ दिनों के लिए हालात की शिद्दत में डूब कर सो गई थी मगर मरी नहीं थी। तभी तो मैं आज एक बार फिर सब कुछ बर्बाद करके दोबारा इस शख्स की हो जाना चाहती थी। हर कीमत पर अपने खोए हुए माजी को जिंदा करके उसे हाल और फिर मुस्तकबिल में बदल देना चाहती थी। हयात का कहना था कि इस वक्त में बेबस और मजबूर था, कुछ नहीं कर सकता था, मगर आज हालात वैसे नहीं है। आज मैं खुद मुख्तार और बाइख्तियार हूं, जायदाद से अपना हिस्सा ले चुका हूं, तालीम मुकम्मल करके ऑफिसर हो गया हूं। आज मैं जैसी चाहे जिंदगी गुजार सकता हूं। अगर तुम तलाक लेकर दोबारा मेरी हो जाओ तो मैं इस जन्नत को पालूंगा जो मैंने खुद से नहीं छोड़ी थी बल्कि मुझसे जबरदस्ती छीन ली थी। हयात के दिल में एक सुलगते हुए जख्म की तरह अब भी मैं मौजूद थी। वो झूठ नहीं कहता था। वो मुझको हासिल करना चाहता था, अपने लिए और अपनी बेटी के लिए, जबकि हालात ने मुझे एक और शख्स के साथ बांध दिया था जिसका इस सारे किस्से में कोई कसूर नहीं था।
انسان کبھی کبھی اتنا خود غرض ہو جاتا ہے کہ اس کو صرف اپنی خوشی کا حصول یاد رہتا ہے۔ حیات بھی خود غرض بن گیا تھا۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس نے مجھے خود طلاق دی تھی، تبھی میں کسی اور کی بیوی بنا دی گئی تھی، اور اب میں کسی اور کی بیوی اور اس کے 2 بچوں کی ماں بھی تھی۔ لیکن حیات اتنی بڑی حقیقت کو خاطر میں نہ لا کر مجھ کو اکساتا۔ میں اس کے ہاتھوں میں کھلونا بنتی جا رہی تھی۔ پہل میرے جھگڑوں سے بھی عاصم کو اندازہ نہ ہوا کہ ان کی دنیا جلنے والی ہے۔ وہ سیدھے سادے انسان تھے۔ میں جس قدر تنگ کرتی، وہ اور زیادہ مجھ کو خوش کرنے کی صحیح کرتے۔ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک نہ تھے۔ روزگار کے چکر میں صبح کے گئے شام کو واپس آتے، ان کو کیسے علم ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ آخر کار مجھے ہی ان کو بتانا پڑا کہ میں یہ سب اس لیے کر رہی ہوں کہ ان سے طلاق چاہتی ہوں۔ سچ بے شک کڑوا سہی، مگر میں اپنے پہلے شوہر کو ابھی تک نہیں بھول سکی اور اب اسی کے ساتھ دوبارہ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی بیٹی کے والد سے دوبارہ شادی کر کے اس کو اس کے باپ کا گھر دینا چاہتی ہوں۔ میری باتیں سن کر عاصم پر بجلی گر پڑی۔ وہ سکتے میں رہ گئے، جیسے سانس لینا بھول گئے ہوں، رو پڑے۔ بہت منت سماجت کی، بولے، میں جانتا ہوں انسان زبردستی کسی کے ساتھ زندگی گزار کر خوش نہیں رہ سکتا، لیکن اپنے بچوں کا خیال کرو۔ ادھر تمہاری ایک بیٹی ہے اور یہاں 2 بچے ہیں، کیا تمہیں ان کا بھی خیال نہیں ہے؟ ان سے ان کے ماں باپ مت چھینو۔ میرے ساتھ گزارے دن یاد کرو، کچھ تو میری بھلائیاں یاد کر لو۔ لیکن مجھ پتھر دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے کہا، زبردستی مجھے باندھے رکھ سکتے ہو تو رکھ لو، مگر میرا دل تمہارے ساتھ نہیں ہے، بہتر ہے کہ مجھ کو آزاد کر دو۔ انہوں نے اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی اور چند دن بعد اس شرط پر طلاق دے دی کہ میں بچے ساتھ نہ لے جاؤں گی۔ میں نے یہ شرط بھی منظور کر لی۔ تب مجھے حیات کے سوا کوئی نظر نہ آتا تھا۔ طلاق سے میرے والدین بہت دکھی ہوئے، لیکن میں خوش تھی۔ عدت میں نے اپنی پھوپھی کے گھر گزاری اور حیات سے نکاح کر لیا۔ اس بار نکاح میں میرے والدین شریک نہ ہوئے، مگر میں تو اپنے مقصد کو پا کر اس قدر خوش تھی کہ عاصم کے بچوں کو بھی بھلا دیا جیسے میں نے ان کو جنم نہ دیا ہو۔ مجھے یاد تھی تو بس فریحہ جو ابھی تک میری والدہ کے پاس تھی، لیکن میں نے ماں باپ کو کتنا دکھی کر دیا ہے۔ حیات نے مجھے علیحدہ گھر لے کر اس کو سجا سنوار آراستہ پیراستہ کر کے دیا۔ میں اس میں رہنے لگی، فریحہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ حیات کچھ دن بیوی کے پاس جاتے، پھر میرے پاس آ جاتے۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ چلا۔ آخر میری سوتن کو پتہ چل گیا کہ حیات نے مجھ سے دوبارہ شادی کر لی ہے۔ جب میں نے حیات کے بیٹے کو جنم دیا تو میری سوتن نے کہا کہ تم 2 حصوں میں بٹ گئے ہو، بہتر ہے کہ مہرین کو یہاں لے آؤ۔ اس طرح کم از کم ہم اکیلے ہوں گے اور نہ تمہارے بچے وہاں اکیلے ہوں گے۔ حیات بھی یہی چاہتے تھے، لہٰذا وہ مجھے سوتن کے پاس لے گئے اور میں بھی اسی گھر میں رہنے لگی۔ حیات سے شادی کے 2 سال بعد اچانک ہی میرے دل میں کسی خلا نے جنم لیا، اور اب مجھے رہ کر احساس ہونے لگا کہ میں نے عاصم سے طلاق اور حیات سے دوبارہ شادی کر کے سخت غلطی کی۔ عاصم کا گھر سارے کا سارا میرا تھا۔ اس کا پیار بھی مکمل میرا ہی تھا، وہ بنا ہوا نہیں تھا، اس میں کوئی اور شریک نہیں تھا، لیکن یہاں معاملہ دوسرا تھا۔ حیات کے گھر کی اصل مالکہ اس کی خاندانی بیوی تھی، میں اس میں معمولی حصہ دار بنی ہوئی تھی۔ حیات کا پیار بھی بٹا ہوا تھا۔ یہاں آ کر مجھے واضح طور پر احساس ہو گیا کہ جو مقام میری سوتن کو حاصل تھا وہ مجھے نہیں ہے۔ اس کے بچوں کی خاندان میں جو حیثیت اور اہمیت تھی وہ میرے بچوں کی نہیں ہے۔ حیات اور اس کا پورا خاندان اس کی خاندانی بیوی کے بچوں کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ حیات خود بھی اپنی دوسری بیوی کے بچوں کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، جس کی وجہ سے میرے بچے احساس کمتری کا شکار ہو رہے تھے۔ اماں جان بتاتی تھیں کہ عاصم اجڑ کر رہ گیا ہے اور بچے ماں کے لیے تڑپتے اور یاد کر کے روتے ہیں۔ جب میں ایسی باتیں سنتی تو میرا دل بیٹھ جاتا اور کبھی کبھی تو دھڑکنا ہی بھول جاتا۔ آخر میں عورت تھی، ایک ماں تھی، کب تک خود پر جبر کر سکتی تھی؟ 2 معصوم بچے میری یاد میں دن رات تڑپتے تھے، مجھے بلاتے تھے اور میں ان سے نہ مل سکتی تھی۔ ایک دن جب میرا دل بہت اداس ہوا تو اپنے ان بچوں سے ملنے چلی گئی۔ وہ مجھ سے لپٹ گئے، بہت روئے، کہتے تھے اماں ہمیں چھوڑ کر مت جانا، لیکن میری مجبوریاں میرا راستہ روکتی تھیں۔ اس دل سے ان کو خود سے جدا کر کے پلٹی، یہ میرا دل جانتا ہے۔ اس کے بعد میرا دل کسی چیز میں نہیں لگتا تھا۔
اب مجھے حیات کی صورت بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ سوچتی کہ یہی میرا مجرم ہے جس نے مجھے برباد کیا، گھر بار چھوڑنے پر اکسایا اور اپنے دل کی بربادیاں آباد کرنے کے لیے سبز باغ دکھا کر میرا گھر لوٹ لیا، میرے بچے مجھ سے جدا کر دیے۔ کسی طرح میری سوتن کو علم ہو گیا کہ میں اپنے ان بچوں سے ملنے جاتی ہوں، اس نے حیات کو اس بات سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے مجھ پر سخت پابندی لگا دی، اب میں گھر سے نہیں نکل سکتی تھی، انہوں نے مجھے قید کر دیا۔ آج میرے پاس زندگی کی ہر آسائش موجود ہے لیکن دل کا سکون نہیں ہے۔ میں اپنے بچوں سے ملنے سے معذور تھی، ان کے لیے روتی، لیکن اب رونے سے کیا حاصل؟ میں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری تھی، کسی اور کو کیا الزام دوں؟ ناظرین، ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔